हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों आज की जो कहानी है ये एक इंटरनेट पे एक एनोनिमस इंसान ने शेयर करी है। उसने अपना नाम तो नहीं बताया बट ये पूरी कहानी उसने शेयर करी है एंड ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। मतलब कि ये कहानी के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाओगे और अगर रात को देख रहे हो तो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इसे फील करने की कोशिश करना। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं पिछले 12 सालों से 911 डिस्पैचर हूँ। इतना टाइम काम करने के बाद लगता है जैसे सब कुछ सुन चुका हूँ। ड्रंक कॉल्स, डोमेस्टिक फाइट्स, कार क्रैश के बाद लोगों का घबरा कर बोलना, ये सारी आवाजें वाइट नॉइस बन जाती हैं। दर्द का एक रिदम जिसे तुम बिना फील किए नेविगेट करना सीख लेते हो। इनफैक्ट सीखना ही पड़ता है वरना अपने होश में रहना बहुत मुश्किल होता है। अभी फिलहाल जहाँ मेरी जॉब लगी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में लगी है, वो बहुत बड़ा और स्लीपी सा काउंटी है जो रात के 10 बजे के बाद बिल्कुल मर सा जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर सॉकर मॉम्स और रिटायर रहते हैं। मतलब ये इतना शांत और इतना सुलझा हुआ शहर है कि यहाँ पर वीक नाइट्स पर भी अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो पता है क्या होती है। सबसे बड़ी कंप्लेंट सब मेरे पास जो आती है वो आती है कि हमारे बगल वाले बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इससे आइडिया तो लग ही गया होगा कि यहाँ पर कितना ये पूरा शहर ही कितना शांत है। मेरे लिए ये जॉब बस एक साइकिल बन चुकी है। कैफीन, फ्लोरोसेंट लाइट्स और कंप्यूटर सर्वर्स का कांस्टेंट लो हम। मैं बर्नआउट हो चुका था। इतनी ज्यादा थकान जिसको शायद नींद भी ठीक नहीं कर सकती। कॉल सिर्फ स्क्रीन पर ब्लिप्स थे, वॉइसेस जिनको प्रोसेस करना, कैटेगराइज करना और डिस्पैच करना होता था। मैं बस दूसरों के वर्स्ट दिनों के लिए एक ह्यूमन स्विच बोर्ड बन चुका था। ऐसे भी ज़्यादा कॉल आती नहीं थी और जो आती थी वो बहुत ही रैंडम और बहुत ही छोटी मोटी चीज़ों के लिए होती थी। कोई हमारे घर के सामने कचरा करके चले गया है, कोई हमारी डोरबेल बजा कर चले गया। बस ऐसे छोटी मोटे प्रॉब्लम्स होते थे जिनको सॉल्व करने का भी मन नहीं करता था। एंड देन मेरे पास एक कॉल आती है। ट्यूसडे का दिन था, लगभग 3 महीने पहले। समय रात का 2:47 हो रहा था। मुझे एक कॉल आती है। मेरे कंसोल पर लाइन लाइट हुई पर नॉर्मल तरीके से नहीं। ये ना तो कोई सेल था जिसमें जीपीएस पिंग होता है, ना ही लैंडलाइन से करा गया कॉल था जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है। ये सिर्फ एक रॉ सिग्नल था जिसे सिस्टम ने लेबल किया था अनरजिस्टर्ड VoIP। और ये काफ़ी रेयर है। मतलब आज से पहले मुझे ऐसे किसी डिवाइस से कॉल आई नहीं थी। अब मैं कॉल उठाता हूँ। 911, व्हाट्स योर इमरजेंसी। सामने से जवाब में एकदम शांति सी थी। एक अजीब सा साउंड सा आ रहा था, जैसे कि मानो कॉल करने वाले ने फ़ोन को पानी के अंदर डाल दिया हो। और फिर एक विस्पर सुनाई देती है। हेलो, कैन यू हियर मी। सामने से मुझे ये सुनाई देता है। ये एक बच्चे की आवाज़ थी, शायद 9 या 10 साल का था और बहुत धीरे से बोल रहा था। मैं वापस से थोड़ी और ज़ोर से बोलता हूँ। हेलो 911, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट्स द इमरजेंसी। आई कैन नॉट हियर यू। और तब उसकी आवाज़ आती है, डरी हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई। ही इज बैक, द मैन इन द मास्क इज बैक। और तब अचानक से मेरे को कुछ घूसबम से महसूस हुए। ये पहली बार था जब कोई रियल प्रॉब्लम थी। मैं बता सकता था कि सामने वाला कोई प्रैंक नहीं कर रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा। दिस इज डेंजरस, रियल डेंजरस। ठीक है बेटा, तुम कहाँ पे हो, मुझे अपना एड्रेस बताओ। वो मम्मी को हर्ट कर रहा है और मेरे पापा फ्लोर पे सो रहे हैं, वो उठ नहीं रहे हैं। सामने से ऐसी आवाज आती है। बेटा प्लीज मुझे अपना एड्रेस बताओ। जब तक मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता चलेगा मैं हेल्प नहीं भेज सकता। मैं बार बार अपने कंप्यूटर पे सर्च कर रहा था, उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था बट बार बार कंप्यूटर में एरर आ जा रहा था। नो लोकेशन डेटा, नो एड्रेस फाउंड, नो सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं। ओल्ड हाउस, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज़ जैसे कि मानो धीरे धीरे फेंट होती जा रही थी। रोड के एंड पर। एंड देन लाइन डेड हो गई। ना तो उसने शायद कॉल काटी थी, ना मैंने, ना कोई हैंगअप, ना कोई सिग्नल की वजह से हुआ था। ये बस एकदम से डेड हो गई थी। एक पल पहले वहाँ पर स्टैटिक और डर था और अगले ही पल सिर्फ डेड चैनल। एड्रेस के बिना भी रोड के एंड पर ओल्ड हाउस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। काउंटी के वेस्टर्न एज पर एक लंबी कच्ची रोड है जो धीरे धीरे जंगल में जाकर ख़त्म हो जाती है और उसी के एंड पर सिर्फ एक घर है, एक बड़ा डेरेलिक्ट विक्टोरियन हाउस जो जितना याद है हमेशा से ही खाली रहा है। लोकल लेजेंड था वो। लोगों के हिसाब से वो घर कई सदियों से एबेंडन्ड और खाली पड़ा हुआ है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे एक दूसरे को डेयर देते हैं रात गुजारने के लिए। मैंने पेट्रोल कार डिस्पैच कर दी और लगभग 15 मिनट बाद मेरे सीनियर ऑफिसर जो मेरे पैदा होने से पहले से फोर्स में थे, रेडियो पर वापस आए। उनकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी और उनमें वही इरिटेशन थी जो यूजुअली रुकीज़ और टाइम वेस्टर्स के लिए होती है। डिस्पैच, कार 12 है, प्रॉपर्टी सिक्योर है, कहीं से भी फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं है, जगह बिल्कुल ड्रम की तरह टाइटली बोर्डेड है, यहाँ कोई नहीं है,
देखने से लगता है पिछले 50 सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। सामने से मैं कहता हूँ, आर यू श्योर? मेरे को कॉल एक बच्चे की आई थी और उसने कहा था कि उसके फैमिली के ऊपर अटैक हो रहा है। एंड देन जो मेरे पास वॉकी टॉकी था उस पर गहरी सी सांस सुनाई देती है और फिर सामने से ऑफिसर बताता है, लिसन, पॉर्श पर धूल 1 इंच मोटी जमी हुई है। विंडो के बोर्ड्स ग्रे और सड़ चुके हैं। अगर कोई अंदर है भी तो वो सिर्फ भूत होगा। हम कॉल क्लियर कर रहे हैं। जो भी गेम्स खेल रहा है उसे बोल दो बंद कर दे। और अब मैंने वो बच्चे वाली कॉल को अनफाउंडेड के नाम से लॉग इन कर दिया और इस पूरे वाक्य को दिमाग से निकालने की कोशिश करी। एक प्रैंक, कोई आखिर ऐसा प्रैंक क्यों करेगा? मैं अपने घर चले जाता हूँ और धीरे धीरे इस पूरे वाक्य को भूलने लग जाता हूँ। अनटिल नेक्स्ट ट्यूसडे आता है। वापस से रात के 2:47 हो रहे थे। मैं कॉल उठाता हूँ और सामने से फिर से वही बच्चा। वो घर के अंदर आ चुका है। वो धीरे धीरे हम सबके पास आ रहा है। वो मुझे मार डालेगा। मैं एकदम से पूरा ठंडा पड़ जाता हूँ। बेटा, क्या ये तुम ही हो? पिछले हफ्ते भी तुमने ही कॉल करी थी। सामने से कोई आंसर नहीं आता। वो बोलता है कि उसने मास्क पहना हुआ है, वही स्केरी स्माइल वाला। मॉमी चिल्ला रही है। सन्नाटे के शोर के बीच मुझे लगा जैसे मैं वाकई सुन पा रहा हूँ एक औरत की चीख, पतली सी, तेज सी और डिस्ट्रॉटेड सी, जैसे कि किसी की आवाज़ उल्टी चल रही हो। मैं एकदम से घबरा के उसे बोलता हूँ कि तुम छुपे रहो कहीं पर, ठीक है? मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए हेल्प भेज रहा हूँ, तुम कहीं छुप सकते हो। और सामने से धीरे से आवाज़ आती है, क्लोजेट में। मैंने कहा हाँ वहीं छुपे रहो। और फिर वो बच्चा बोलता है कि वो ऊपर आ रहा है। मुझे उसके आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और जैसे वो ये बोलता है फिर से लाइन एकदम डेड हो जाती है। इस बार मैंने 2 पेट्रोल कार डिस्पैच करी। मैंने उन्हें बताया कि रिपीट कॉल आई थी, पॉसिबल हॉस्टेज सिचुएशन। मैं नहीं चाहता कि वो कैजुअल हो जाए और उन्होंने मुझे सीरियस भी लिया। पैरामीटर सेट करा, बुल हॉर्न यूज करे और घर पे पहुंचकर उसका फ्रंट डोर तक तोड़ दिया। एंड रिजल्ट सेम था। वो पूरा घर खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। हर सरफेस पर धूल की मोटी अनटच्ड लेयर्स थी, छिले हुए वॉलपेपर्स और सड़ी हुई भूली बिसरी चीज़ों की स्मेल। ना कोई फुटप्रिंट्स, ना बच्चा, ना मास्क पहना कोई आदमी का साइन। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें ये सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पर हमसे पहले कोई आया भी था। अगले दिन मेरे सुपरवाइज़र मुझे अलग से बुलाते हैं और बोलते हैं, ड्रॉप इट, आगे से ऐसा मजाक मत करना। या तो तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर बहुत गंदे गेम्स खेल रहा है और तुम उसके झांसे में आ रहे हो। आगे से ऐसी कोई तुम्हें कॉल भी आए तो उसे मत उठाना, उस पर रिस्पॉन्ड मत करना। हम ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, हमें इन फालतू के चक्करों में मत डालो। मेरे साथ कोई मजाक क्यों करेगा? और जो वो आवाज़ थी मैं पहचान सकता था। वो नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। दुनिया का बेस्ट एक्टर भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में सच में डर था, जैसे कि उसके सामने उसकी मम्मी को कोई मार रहा है और वो बस डरा हुआ है। वो कोई मजाक कैसे हो सकता है? कोई इतना अच्छा एक्टर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद भी वो कॉल्स आती रही, हर ट्यूसडे बिल्कुल टाइम पर, रात के 2:47 पर। हर कॉल उसी भयानक पजल का एक नया टुकड़ा होता। अब वो डैडी को हर्ट कर रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा खून है। मॉमी ने चिल्लाना बंद कर दिया। वो मुझे ढूंढ रहा है। मैं उसे दरवाज़ा खोलते हुए सुन सकता हूँ। हर बार मैंने कॉल उठाई, हर बार मैंने उसका रिस्पॉन्ड करा, हर बार मैंने वहाँ पर अपने ऑफिसर्स भेजे और हर बार रिजल्ट सेम था। मेरे कलीग्स मेरे से परेशान हो चुके थे। मेरे सीनियर्स मुझे कई बार वार्निंग दे चुके थे। लोग धीरे धीरे मुझे पागल समझने लगे थे और शायद मैं सच में पागल हो रहा था। मेरी नींद उड़ चुकी थी। ऑफ नाइट्स पर भी मैं घड़ी को घूरता रहता। जैसे जैसे 2:47 होने वाले होते मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। वो खामोशी किसी तरह कॉल से भी ज़्यादा डरावनी लगती थी। शायद मैं इससे ऑब्सेस हो चुका था और दिन में सोने के बजाय मैं काउंटी रिकॉर्ड्स ऑफिस जाने लगा। मुझे पता लगाना था कि उस घर का ओनर कौन था। पेपर ट्रायल्स पूरी तरीके से मेस्ड अप हो चुके थे। घर बार बार बिकता रहा, कभी बैंक्स के पास, कभी होल्डिंग कंपनीज के नाम पर मैं पीछे जाता रहा। पुराने लेजर्स, पुरानी फाइल्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स को खोजता रहा, इसके रियल ओनर्स को जानने के लिए। और आखिरकार मुझे वो मिल गए। 1968 का एक आर्टिकल था एक न्यूज़पेपर में। वही लास्ट फैमिली जो सच में वहाँ रहती थी। फैमिली में एक मॉम थी, डैड थे और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। पर यह काफ़ी नहीं था। मैं अपने दिन लाइब्रेरी के बेसमेंट में गुजारने लगा, जहां मैं पुराने से पुराने आर्टिकल्स और उन्हीं न्यूज़पेपर्स को देखने लगा। और फिर मुझे उस आर्टिकल का अगला पेज मिला। 1975 की एक ठंड में, लेट ऑटम की डेट का आर्टिकल। हेडलाइंस बिल्कुल सीधी और डरावनी थी। लोकल फैमिली स्लेन इन अपार्टमेंट, होम इन्वेजन। ये पढ़ते ही मेरा पूरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने जूम किया, फोकस नॉब एडजस्ट करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। फोटो काफी ग्रेनी और ब्लैक एंड व्हाइट थी। वो वही घर था
वही स्टीव गेबल्स, वही वाइट पॉश ओवरग्रोन लॉन पर पुलिस कार्स इधर उधर हर जगह बिखरी हुई थी। मैं आर्टिकल पढ़ने लगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके 10 साल की बेटी, तीनों अपने ही घर में मरे हुए पाए गए। कॉज ऑफ डेथ बहुत ज्यादा ब्रूटल था। उसको बताने के लिए ब्रूटल फोर्स ट्रॉमा जैसे वर्ड्स यूज करे गए थे। पुलिस रिपोर्ट में एक पॉसिबल इंट्रूडर का जिक्र था। आसपास के नेबर्स ने किसी फिगर को जंगल की तरफ भागते देखा था। डिस्क्रिप्शन बस इतनी सी थी, एक लंबा आदमी जिसने कोई पेल एक्सप्रेशनलेस मास्क पहना हुआ था। और फिर लास्ट पैराग्राफ में जो लिखा था उसे देखकर तो मैं पूरी तरीके से हिल गया। फैमिली का 8 साल का बच्चा अभी भी मिसिंग है। पुलिस के हिसाब से जब ये इंट्रूडर पूरी फैमिली को मार रहा था तो उनका 8 साल का बच्चा ऊपर वाले फ्लोर में क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन जब पुलिस आई तो वो बच्चा किसी को नहीं मिला। पुलिस हर जगह उस बच्चे को ढूंढ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उस इंट्रूडर ने उस बच्चे को ढूंढ लिया हो और अपने साथ कहीं और ले गया हो। वो क्राइम कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। वो मास्क पहना आदमी कभी मिला ही नहीं और वो बच्चा, उसके बारे में आज तक किसी को कोई खबर नहीं है। मैं अपने चेयर पर बैठा हुआ था। लाइब्रेरी का बेसमेंट अचानक एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। एक अजीब सी शांति, विस्पर्स, क्लोजेट, मास्क वाला आदमी। ये ना कोई प्रैंक था, ना कोई ग्लिच। क्या मैं किसी भूत की आवाज सुन रहा था? मैं अब सीधा अपने ऑफिस जाता हूँ। मुझे ये किसी को तो बता नहीं था। तो मेरी जो सबसे बड़ी सुपरवाइजर थी, सबसे सीनियर, वो एक औरत थी जो 30 साल से यहाँ काम कर रही थी। मैं उनको ब्रेक में अपने साथ एक रूम में ले जाता हूँ और फिर मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। कॉल्स, टाइमिंग, खाली घर, वो आर्टिकल, वो सारी बातें। मैंने उन्हें वो प्रिंट आउट भी दिखाए, घर की ग्रेनी फोटो, हेडलाइन। मुझे लगा वो मुझे लीव ऑफ एब्सेंस लेने को कहेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कल जैसे ही मैंने अपने सुपरवाइजर, अपने सीनियर को ये सब बताया तो उन्होंने अपने साथ एक और को अंदर बुला दिया। वो भी उन्हीं की उम्र का था, शायद दोनों साथ में ही पार्टनर्स भी थे। मतलब बहुत टाइम से दोनों ही यहाँ पे काम कर रहे थे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब से। और फिर उन्होंने वो आर्टिकल्स, वो सारी बातें उस दूसरे सीनियर को बताई और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जिस तरीके से वो देख रहे थे, ये कोई क्यूरियोसिटी वाली नज़र नहीं थी, ये कुछ अजीब ही नज़र थी। ये शायद ऐसा लग रहा था जैसे वो शॉक थे, लेकिन इसलिए नहीं कि ये सब क्या चल रहा है, बल्कि किसी और ही कारण की वजह से। जो दूसरे सीनियर होते हैं वो मुड़कर सामने वाले को बोलते हैं कि तो ये सब वापस से चालू हो गया। मैं उन्हें देखता हूँ, मैं बोलता हूँ 1 मिनट, वापस से चालू हो गया मतलब आप कहना क्या चाहते हो? इसके बाद जो दूसरे सीनियर होते हैं वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, किड, तुमने जिसको रिप्लेस करा है, मुझे पहले तुम्हें उसके बारे में बताना पड़ेगा। मैंने कहा, मतलब रिप्लेस करा है? कौन था वो? और तब वो बताता है कि हाँ, तुमसे पहले भी यहाँ एक ऑफिसर था और तुम उसी की जगह पर आज काम कर रहे हो। हमें सबसे पहले उस ऑफिसर की कहानी सुननी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि मुझसे पहले जो डिस्पैचर इस सीट पर बैठता था वो एक अच्छा आदमी था, काफ़ी ज़्यादा चालाक, काफ़ी ज़्यादा समझदार और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड। मुझे हायर किए जाने से लगभग 1 साल पहले वो अजीब बिहेव करने लगा। वो एक स्पेसिफिक एड्रेस के पीछे ऑब्सेस्ड हो गया था और वो एड्रेस था एक ओल्ड हाउस जो कि उस रोड के एंड पर था। वो बार बार वहाँ कार भेजता, कहता कोई बच्चा ट्रबल में है। पेट्रोल्स हमेशा खाली हाथ वापस आते। वो पुराने फाइल्स निकालने लगा, अपने डेज ऑफ लाइब्रेरी में गुजारने लगा। धीरे धीरे विड्रॉन और पैरानॉइड होने लगा। उसका कहना था कि उसे ऐसी कॉल्स आ रही है जो कोई और सुन ही नहीं सकता। हमने उसके कॉल लॉग्स भी चेक करे, मेरे सुपरवाइजर ने कहा, लेकिन सिस्टम में कभी भी ऐसी किसी कॉल्स की एंट्री नहीं थी जिनकी वो बातें किया करता था। हमने उसके कंसोल के ऑडियो रिकॉर्डर्स निकाले, उनमें सिर्फ डेड एयर थी। हमें लगा उसे ब्रेक डाउन हो रहा है, जॉब का स्ट्रेस हो रहा है। ये सुनते ही मैं तो मानो पूरी तरीके से हिल गया था, क्योंकि मुझे भी जो कॉल्स आती है वो कभी सिस्टम पे लॉग ही नहीं होती। इनफैक्ट वो बस स्क्रीन में सामने आती है और गायब हो जाती है। कॉल हिस्ट्री में उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। मेरे सीनियर ये सुनते हुए सर हिलाते हैं, बोलते हैं हमें पता है, तुमसे पहले जो वो आदमी था वो भी हमें यही सब चीज़ें बताता था। उसे किसी की कॉल आती थी, कोई छोटा बच्चा था और वो किसी मास्क पहने हुए आदमी के बारे में बताता था। मैं अपनी आंखें बड़ी करके एक सीरियस आवाज़ में पूछता हूँ, उस आदमी के साथ क्या हुआ? शायद मुझे आंसर पता था, शायद मुझे जानना भी नहीं था, शायद मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था, बट मैंने पूछा। मेरा सुपरवाइज़र बहुत सैड से एक्सप्रेशन के साथ बताता है, एक रात उसने एक कॉल ली। हमने उसे कंसोल पर देखा, बात करते हुए, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। वो रिपोर्ट टाइप कर रहा था, फिर अचानक से रुक गया। वो खड़ा हुआ, अपनी जैकेट्स और कीज उठाई और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। कॉल उसकी स्क्रीन पर एक्टिव थी, पर हम में से कोई भी उसमें कुछ सुन नहीं पा रहा था। बस एक ओपन लाइन दिख रही थी। मैं पूछता हूँ कि वो कहाँ गया, और फिर वो बताते हैं कि वो उस घर की तरफ गया था। अगली सुबह उसकी गाड़ी मिली जो कि पूरी तरीके से ठंडी पड़ी हुई थी। उसकी कार की कीज भी गाड़ी में ही लगी हुई थी, लेकिन वो नहीं मिला। वो गायब हो चुका था।
ही वॉज मिसिंग। अचानक से पूरा रूम ठंडा हो चुका था, पूरे रूम में सन्नाटा था और मैं तो शायद ढंग से सुन भी नहीं, मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी बेहोश होने वाला हूँ। हमने उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करी। सीनियर डिस्पैचर ने कहा उसकी आवाज़ टूट रही थी। पुलिस ने पूरे जंगल के ग्रिड सर्च करे, डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ यूज करे, घर के एटिक, सेलर, हर जगह चेक करा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना स्ट्रगल्स के साइन, ना फुटप्रिंट्स और ना ही वो बस गायब हो गया, जैसे कि मानो उसको जमीन निगल गई हो। मैं उन दोनों को घूरता रहा। मेरा दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे वार्न क्यों नहीं करा? मैं अपने दोनों सीनियर से पूछता हूँ, फिर वो बोलते कि कैसे करते। थोड़े गुस्से में, ऐसा लग रहा था सालों से दबी हुई फ्रस्ट्रेशन अब बाहर आ रही है। क्या बोलते तुमको? हे न्यू गाय, वेलकम। वैसे जिस कंसोल में तुम बैठ रहे हो वो हॉन्टेड है और तुमसे पहले जो लास्ट बंदा यहाँ बैठा था वो मिसिंग है। तुम इस बात पे मान लेती? तुम हमें पागल समझती, हम भी उसे पागल समझते थे। आज तक हम उसे पागल समझते रहे, लेकिन आज जब तुम सेम स्टोरी लेकर यहाँ आई हो तो शायद अब हमें चीजें समझ आ रही है। अब वो जो सीनियर औरत होती है वो आगे बैठ जाती है, वैसे आगे टेबल की तरफ हाथ लेके बैठती है और बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, अब ध्यान से सुनो, अगली बार जब वो लाइन रिंग करे तुम कॉल पिक नहीं करोगे। अगर गलती से भी पिक हो भी जाए तुरंत कॉल काट देना, उससे बात मत करना, एंगेज मत करना, कॉल टर्मिनेट करोगे और लाइन क्लियर करोगे। ये मेरा ऑर्डर है, समझे तुम? मैं चुपचाप अपना सर हिलाता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ, आधा डिसबिलीफ और आधे डर के साथ। अगले कुछ हफ्तों तक मैं खुद एक अजीब आदमी की तरह काम करता रहा। हर आवाज स्क्रीन पर, हर फ्लिकर मुझे डरा देता। ट्यूसडे नाइट से मुझे डर लगने लगा था। इतनी कॉफी पीने लगा कि सीने में दिल धक धक करता हुआ महसूस होने लगा था, बस शार्प और शांत रहने के लिए। जॉब क्विट करने का ख्याल आया, सब कुछ छोड़कर कहीं जाने का ख्याल आया, बट फिर सोचा सब कुछ छोड़कर जाऊंगा कहाँ। और फिर कल रात वो हो गया। टाइम हो रहा था रात के 2:45 AM। मैं घड़ी को घूर रहा था, मिनट्स घंटों जैसे लग रहे थे। 2:46, मेरा मुंह सूख गया था, दिल कान के पास ड्रम सोलो से बज रहा था। एंड देन 2:47, लाइन लाइट अप हो गई। एक कॉल आती है, अनरजिस्टर्ड VOIP। ऐसे लगा जैसे कि मानो किसी ने मुझे पंच मार दिया हो। इतनी जोर से मैं पीछे गया। मेरी ट्रेनिंग, मेरे हर एक इंस्टिंक्ट ये कह रहे थे कि जल्दी से कॉल पिकअप करो, एक बच्चा मुसीबत में है। पर मुझे अपने सुपरवाइजर का चेहरा याद आ गया, जिस गुस्से में, जिस सैडनेस के साथ वो मुझे ये सब बता रहा था, मुझे याद था। और वो मेरे से पहले गायब होने वाले की कहानी, वो भी। मैं उस कॉल को नहीं उठाता, मैं रिंग होने देता हूँ। मुझे एक बार कॉल आती है, 2 बार कॉल आती है। कंसोल पर फ्लैशिंग लाइट ऐसे लग रही थी जैसे मेरी रेटिना जला रही हो। मेरे हाथ बटन के ऊपर कांप रहे थे। मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, मुझे आंसर करना ही था, मुझे करना ही था। सामने से आवाज आती है, उसने मुझे पकड़ लिया है, प्लीज सर मुझे बचा लो, प्लीज वो मुझे लेके जा रहा है, प्लीज सर, प्लीज मुझे ले जाने मत दो। वो आवाज मेरी प्रोफेशनल डिटैचमेंट को चीर कर सीधा मेरी रूह तक पहुंच गई। ये वही पल था, क्लाइमैक्स, वो मोमेंट जब बच्चा लिया जा रहा था और जो शायद हमेशा के लिए रिपीट हो रहा था। सालों की ट्रेनिंग के रिफ्लेक्सेस में मेरे हाथ कीबोर्ड्स की तरफ बढ़े डिस्पैच करने के लिए, पर मैं रुक गया। मेरी उंगलियां कीज के ऊपर फ्रीज हो गई। वो जा चुका है, ये सब पहले ही हो चुका है, ये रियल नहीं है। अब वो रो रहा था। प्लीज, आपने कहा था आप मेरी हेल्प करोगे, आपने कहा था आप मुझे बचा लोगे, प्लीज सर। मेरी लिटरली आंखों में आंसू भर आए। मैं 911 डिस्पैचर था, मेरा काम था सबकी हेल्प करना, मेरा काम था सबको उनकी हेल्प के लिए भेजना। और यहाँ मैं एक लड़के को किडनैप होते हुए देख रहा था, मैं उसको मरते हुए देख रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं बहुत धीरे से, बहुत दुख के साथ कह रहा था। और ये बोलने के बाद मैंने स्क्रीन पर टर्मिनेट बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी उंगली ग्लास से बस एक मिलीमीटर दूर थी। ये वही पल था जब मैं खुद के बारे में सोच रहा था और उस बच्चे के बारे में नहीं। और तब उस फोन में से आती हुई चीखें बंद हो गई। इस बार हर बार की तरह लाइन डेड नहीं हुई थी। इस बार सामने वाले ने फोन कट करा था। मैंने अभी भी फोन अपने कानों से लगा कर रखा। क्या मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया? क्या मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया? क्या मैं अब सेफ हूँ? क्या ये सब जो हर ट्यूसडे हर 2:47 पर चल रहा है वो अब नहीं होगा? सामने एकदम सन्नाटा था, एकदम खामोशी। एंड देन एक आवाज आती है। ये उस बच्चे की आवाज नहीं थी, ये कोई नई आवाज थी। ये एक आदमी की आवाज थी, एक विस्पर, उतनी ही डरती हुई जितना वो बच्चा डरा हुआ था। तुम समझदार निकले, पर क्या बाकी भी तुम्हारी तरह समझदार निकलेंगे? और ये बोलते ही वो कॉल डेड हो जाती है। मुझे नहीं पता ये सब क्या था, क्या हुआ, क्या आगे भी ये कॉलें आएगी, क्या बाकियों को भी वो कॉल करेगा, क्या इस पूरे सीन का क्या मतलब था? मुझे नहीं पता। मैं ऑफिस में चुपचाप बैठा हुआ था। मैं
मैं हाफ डे लेता हूँ, अपनी कॉफ़ी उठाता हूँ, अपना बैग उठाता हूँ और अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। और अब मैं अपने घर में आकर बैठ चुका हूँ। घर पूरा खाली है, मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। मैंने शायद अपनी लाइट्स भी ऑन नहीं करी है, या फिर जो ऑन करी है वो बहुत डिम हो चुकी है। घर में पूरा अंधेरा है। शायद आगे से मुझे कॉल नहीं आएगी। शायद वो बच्चा मुझे परेशान नहीं करेगा। आई डोंट नो, बट मेरे साथ जो भी हुआ था मैंने आप सबको बताया। मुझे लगा ये मुझे किसी से शेयर करना चाहिए। आई नो आधे लोग मुझे पागल समझेंगे, आधे लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मुझे ऐसी कॉल आई थी, मेरे से पहले जो था उसको भी ऐसी कॉल आई थी, और शायद मेरे बाद जो आएगा उसको भी ऐसी कॉल आएगी। और इसीलिए अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई कॉल आती है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना, उसका रिस्पॉन्ड मत करना, उसको बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो आप उसे नहीं बचा सकते। तो बेटर रहेगा आप खुद को बचाइए। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। दैट वाज माय स्टोरी। बाय बाय एंड टेक केयर।